नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के निवासियों के लिए जमीन खरीदने के नियमों को कड़ा कर दिया है और राज्य में भूमि की बढ़ती मांग बाहरी निवेशकों की तरफ से कृषि और बागवानी के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने की प्रवृत्ति को देखते हुए राज्य सरकार ने भूमि की खरीद पर सख्त पाबंदियां लगा दी है। ये कदम राज्य के पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया। गैर कृषि भूमि बाहरी राज्य के निवासी केवल आवासीय और वाणिज्य उद्देश्य के लिए भी जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ सीमाएं और शर्तें लागू होती हैं। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में भू कानून जो है वो सख्त हो गया है, जिसको लेकर सीएम धामी ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ नियम और कानून और शर्तें जो हैं वो लागू होती हैं। आपको बताते चलें कि भू कानून को लेकर चर्चा में उत्तराखंड बना हुआ है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि लगातार कई तरह के बयानबाजी भी हो रही है। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार मांग की जा रही थी। इस बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार भू कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित भी की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी जमीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी जमीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन जमीनें खरीदी हैं, वो सारी जमीनें राज्य सरकार में नहीं की जाएगी। हल्द्वानी में विपक्ष ने राज्य सरकार जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस द्वारा महिला अपराध, बढ़ती नशा तस्करी, भ्रष्टाचार, विधायक की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि एमबी इंटर कॉलेज में डीएम कैंप कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे और इस दौरान कई नेता और विधायक भी शामिल होंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों में डर नहीं है, आम जनता डर और भय से ग्रसित है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, यह धारा खोखला हो चुका है, बेईमानी हो चुका है। जिले की समस्याएं, प्रदेश की समस्याएं, अव्यवस्थाओं का अंबार, भ्रष्टाचार, महिला असुरक्षा और कई सारे ऐसे विषय हैं, रोजगार संबंधित विषय हैं, जिस प्रकार से निजी हाथों में प्रदेश की संपदा को बेच दिया गया है। आज भू कानून की लोग बात कर रहे हैं। बाहर के लोगों के साथ मिलकर कितनी जमीनों के घोटाले इस प्रदेश में इनकी सरकार में हुए, पहले उसका ये सफेद श्वेत पत्र जारी कर। तो ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जनता समझ चुकी है।
बिजली पानी के बिल से लेकर अव्यवस्थाएं जो भी इस जिले में है, हमारी लोकसभा में, हमारे प्रदेश में, उन सब अव्यवस्थाओं के खिलाफ ये हमारी जन आक्रोश रैली 30 तारीख को हल्द्वानी में घोषित हुई है। इसका नेतृत्व हमारी सीनियर लीडरशिप संगठित होकर हम लोग करेंगे। हल्द्वानी के खंसियू थाना में युवक के साथ पुलिसकर्मी की मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि दोषी पुलिसकर्मियों पर अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। ऐसे में राज्य आंदोलनकारी हरीश पन्नेरू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने ओखलकांडा क्षेत्र के पार्क में हनुमान चालीसा और उत्तराखंडी गानों के साथ पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। और साथ ही आंदोलनकारी हरीश पन्नेरू की मांग है कि थाने में पीड़ित मनमोहन के साथ जिन भी पुलिसकर्मी मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उनका भी साफ कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। देखिए, हम अगर आंदोलन की हमारे साथी गुहार नहीं लगाते, आज हमारी करो या मरो का नारा था। आज भगत सिंह का पुण्यतिथि या जन्मदिन कुछ है तो हम फांसी के फंदे पर झूठ जाते। प्रशासन को ये बात पता लग गई, इसलिए उन्होंने मजबूरी में एफआईआर हम ओखलकांडा के जनता के दबाव में दर्ज की है। ये हरीश पन्नेरू के दबाव में नहीं की है। ओखलकांडा का जन सैलाब जो पड़ा है, जो मात्र सती उड़ी है, जो एकता उपड़ी है, ओखलकांडा के अपमान के बदले को उनको लगा कि अब हमारी चली जाएगी, तो इसलिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, एनसीआर के रूप में किया। वो भी जैसे मैंने अपने उत्तराधिकारियों से भी बात की थी, एनसीआर इसमें ऑलरेडी कट चुकी है और कोर्ट की परमिशन के बाद इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ेगी। और आश्वासन मैंने ओखलकांडा की जनता को भी दिया, इनको भी दिया, पन्नेरू जितने भी यहाँ पे थे, कि विदाउट एनी सिंपैथी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जल्द से जल्द चार्जशीट लगाई जाएगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेन सिंह ने मेला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जनरल वार्ड, ओटी, आईसीयू समेत अस्पताल के सभी भागों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। इस मौके पर डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। डीएम करमेन सिंह ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। सभी वार्ड का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ओटी है उसका भी निरीक्षण किया है और जो यहाँ पे लोग एडमिट हैं उनसे भी बात की गई है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, साफ सफाई भी अच्छी मिली है और स्पेशली हमने इनका जो जहाँ पे दवाएं रखी जाती हैं उसको देखा है। तो उसमें जो भी आवश्यक दवाएं हैं, जैसे कुत्ता काटने की दवा है या सांप काटने की दवा, वो सारी दवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे और कोई भी दवा एक्सपायरी की नहीं पाई गई है और साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है यहाँ पे। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कोटद्वार में शनिवार को दुगड्डा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी, आपको पता चले कि शहर में एक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान दुगड्डा ब्लॉक की सहायक बाल विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सही पोषण, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, ताकि समाज के सभी वर्ग बच्चों के पोषण को महत्व समझ सके, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली प्रदान कर सके। विभाग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन कर रहा है, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। उसी के तहत आज जो है कोटद्वार नगर निगम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ मिलकर ये एक पोषण रैली का आयोजन किया गया, जो कि एक जन जागरूकता रैली है। हाँ जी, ये बाल विकास विभाग परियोजना दुगड्डा के द्वारा पोषण रैली का आयोजन किया गया था, क्योंकि ये हमारा पोषण माह चल रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इसमें हमारे जितने भी लाभार्थी वर्ग होते हैं, जैसे 0 से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री एवं किशोरी बालिकाएं जो होती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके पोषण को लेकर के एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है इस माह। एसडीआरएफ ने सोनप्रयाग में नदी किनारे गिरे व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया है। दरअसल सोनप्रयाग कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई कि सोनप्रयाग पावर हाउस के पास गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति घोड़े से साइड लगने के कारण नदी में गिर गया है।
और घटना की जानकारी मिलते ही निरीक्षण कर सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से बचाव कार्य को शुरू किया। घायल अवस्था में फंसे युवक को बाहर निकाला और स्ट्रेचर के माध्यम से अस्पताल में पहुंचाया गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर, जो कि रुद्रप्रयाग से हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सोनप्रयाग में नदी में एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और पावर हाउस के पास में घोड़े की साइड लगने से नदी में एक शख्स जो है वो गिर गया है और घायल युवक को बाहर निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। स्ट्रेचर के माध्यम से एसडीआरएफ की टीम ने उसका रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाने का जो कार्य है वो लगातार किया गया और जहां पर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाया गया, जिस दौरान खतरनाक और जहरीला जानवर नहीं होता है, उसका वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू भी किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि ऋषिकेश से है। युवा संगठनों ने भगत सिंह के चित्र पर फूल अर्पित कर 170वां जन्मदिवस मनाया है। इस दौरान युवाओं ने कहा कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया है। दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की है। देश के महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह जी की हम जयंती मना रहे हैं। सभी युवा साथी यहाँ इंस्टीट्यूट एकत्र हुए हैं। जैसा कि पूरा देश जानता है कि भगत सिंह महान क्रांतिकारियों में से एक थे। शहीद आजम की उपाधि उनको दी गई। उसका सिर्फ मुख्य कारण ये था कि भगत सिंह के पास एक विचार था और वो आजादी के बाद भी भारत कैसा होगा इस विचार को लेकर संघर्ष कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को खतरा हथियारों से, बंदूकों से नहीं है, विचारों से खतरा है। इसलिए उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत समय से पहले फांसी दे दी गई और उनकी हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो ये विचार जो है बहुत खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझसे खाक है फानी, रहे या ना रहे, पर मेरे ख्वाबों की, मेरे विचारों के ख्याल हमें तो ख्वाबों में रहेंगे। जो हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी हैं, हम कहीं ना कहीं आज के युवाओं ने उन्हें भुला दिया है, तो हमें उनको भुलाना नहीं, हमें याद रखना है। लोग कहीं ना कहीं आज का जो युवा है पबजी और दुनिया भर के तमाम सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं चीजों से ग्रस्त है, तो उनसे उन्हें उभरना है। और एक मैसेज जो भगत सिंह ने हमेशा दिया था कि क्रांति की तलवार विचारों की आन पर तेज होती है। हम लोग समझते हैं कि क्रांति बंदूक और बम से आती है। उनका ये मानना था क्रांति लाने के लिए जो है अगर हमें अपने विचारों को मजबूत बनाना होगा तभी क्रांति आ सकती है। तो क्रांति बंदूक विचार या हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि क्रांति जो है एक मूवमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं युवाओं में अगर जोश जुनून होगा तो कहीं ना कहीं देश भर में वो संदेश जाएगा जरूर। इसी मैसेज को हमें पहुंचाना है। अल्मोड़ा में अर्जुन कोऑपरेटिव बैंक की 33वीं वार्षिकों को लेकर आपको बताते चलें कि सामान्य निकाय बैठक माल रोड होटल शिखर में संपन्न हुई है, जिसमें बैंक के कार्य सहित कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक के बाद बैंक अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी ने बताया कि बैंक का कार्य व्यवसाय 5,00,000 करोड़ से भी अधिक है और शाखाओं की संख्या 60 हो गई है। उन्होंने साथ ये भी बताया कि बैंक ने अंशधारकों को 10% लाभांश देने का निर्णय लिया और 2025 तक 6,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार शुद्ध लाभ तो 56 करोड़ है शुद्ध लाभ।
और पिछले साल हमने 10 ब्रांचें और खोली हैं, ब्रांच की संख्या 60 हो गई है और हमारा निकट भविष्य में 75 ब्रांच तक पहुंचने का विचार है। उसके बाद फिर 100 ब्रांच तक भी पहुंचने का हमारा विचार है। बैंक सर्वांगीण प्रगति कर रहा है, अच्छी उन्नति कर रहा है और हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट होने के मामले के बाद में उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के धर्मस्व मंत्री सत्यपाल महाराज ने प्रसाद की पवित्रता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर धर्मस्व मंत्री सत्यपाल महाराज ने कहा, हमने निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु मंदिरों की रसोई तक न पहुंच पाए ताकि प्रसाद में मिलावट न की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसाद की सामग्री की सैंपलिंग भी होगी। हमने धर्मस्व सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां भी भगवान के भोग का प्रसाद बनता है वहां की रसोई में मिलावट का सामान न जाए। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हमने यहां से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुंच पाए और प्रसाद के अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए। इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उससे कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी। उत्तराखंड में बीजेपी का युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी की मेंबरशिप 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का भी कहना है कि प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक 12 लाख सदस्यता पार्टी ने अचीव कर ली है और साथ ही 3 सितंबर को बीजेपी ने प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प भी लिया है और सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और इस विशेष अभियान के बाद बीजेपी ने 12 लाख के आंकड़े को पार किया और आने वाले समय में बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा भी करेगी। जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने कल तक लगभग 12 लाख की सदस्यता को अचीव किया है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग कल के विशेष अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 12 लाख की सदस्यता को पार किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में लक्ष्य तय किया है हम उस लक्ष्य को पार कर लेंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अब एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जो डेमोक्रेटिक सेटअप पर काम नहीं करता है। हमारी बहुत खुली सदस्यता है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपने बूथों पर, अपने मंडलों में, अपने शक्ति केंद्रों में जाकर धामी सरकार ने अंत्योदय योजना को एक बार फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाने हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का भी कहना है कि अंत्योदय का दर्शन जनसंख्या के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का ही था। उन्हीं के दर्शन को लेकर बीजेपी अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम करती है, जिसके तहत विद्युतीकरण का कार्य हो सके, सड़क निर्माण कार्य हो या फिर पार्कों के निर्माण का कार्य। बीजेपी के नाम पर अनेक परियोजनाओं को संचालित भी किया जा रहा। समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति को किस प्रकार से विकास की मुख्यधारा के साथ, समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके, उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। कैसे इसको योजना को देखा जाए? देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती है और जो अंत्योदय का जो विकास करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने
3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है। निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेताओं को बूढ़े घोड़े बताने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस के बूढ़े घोड़े पर ध्यान देने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नसीहत देने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को देखने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के साथ कार्य करती है, न कि बीजेपी के नेताओं की तरह जो अपने नेताओं के कथन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो बीजेपी के नेता कांग्रेस के बूढ़े घोड़ों की बात कर रहे, कांग्रेस उन्हें बूढ़े घोड़ों के मार्गदर्शन में निकाय चुनाव, उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां नहीं है, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, इसकी चिंता भाजपा को करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक वो बूढ़ों घोड़ों से सजे अस्तबल की बात कर रहे हैं, तो अनुभव क्या चीज है ये शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती, क्योंकि अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सलाह को ही जो है धामी जी नहीं मान रहे हैं, उनकी सरकार नहीं मान रही है। वो बार बार जो है सरकार को सलाह दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कोटद्वार में नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के अंदर आधा दर्जन से भी अधिक दावेदार लाइन में हैं। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम भी मेयर प्रत्याशी के लिए सामने आया है। कांग्रेस नेता एवं निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने सुरेंद्र सिंह नेगी को सबसे मजबूत और उपायुक्त प्रत्याशी भी बताया है। सुरेंद्र सिंह नेगी अपने आप में बड़े नेता हैं। अगर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव जीतेंगे। तो ऐसा विरोध नहीं होगा कि अभी उनकी घरवाली को टिकट दिया, उनको टिकट दे दिया? राजनीति में विरोध भी होता है, विरोध भी करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी अपने आप में एक बड़ा नाम है राज कांग्रेस के अंदर, तो कहेंगे लोग कुछ, लेकिन सब बातों को पार्टी को ये पूरा विचार कर रहा है, पार्टी जिस तरह से भी करेगी। उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और साथ ही चंपावत में कई मार्ग भी बाधित हो गए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार शाम तक 54 सड़कें बंद हैं और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हो रही, लेकिन बारिश रुक रुक कर हो रही, हल्की हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को सड़क खोलने के निर्देश भी दिए हैं। कल से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा चारधाम यात्रा मार्ग पे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में कौरव के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में कई जगह मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 480 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें बंद हैं, कल की फिगर थी करीब 54 सड़कें बंद थी, जिनको खोलने की कार्रवाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अभी हाल ही में 2 दिन पहले बैठक ली गई थी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।